हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने संसाधनों के प्रकारों के बारे में जाना। संसाधनों के 3 प्रकारों का हम अध्ययन कर चुके थे, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमने कर लिया। जहां उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, तो उसी तरह उद्देश्य एवं उपयोग के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, समाप्य और असमाप्य संसाधन, या हम यूं कहें अनव्यकरणीय एवं नव्यकरणीय संसाधन। इसी के साथ साथ ऊर्जा संसाधन एवं गैर ऊर्जा संसाधन। यहाँ ऊर्जा संसाधन भी 2 प्रकार के थे, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इन सभी बातों की चर्चा हम कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम संसाधनों के अगले प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। संसाधनों के 4 प्रकारों को अगर देखें तो जो वर्गीकरण किया जाता है वो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक, किस संसाधन पर किसका अधिकार है, कौन किसका स्वामी है, कौन किसका मालिक है, इस आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन से आशय उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था का अधिकार होता है, जिनको निजी संसाधन भी कह सकते हैं। यानी वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वे संसाधन जिन पर किसी एक परिवार का अधिकार हो, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे घर में उगने वाला कोई पेड़, ये हमारे घर का अपना है, हम उस पेड़ को काटें या बढ़ने दें, वो हमारे नियंत्रण में है। हमारा कोई पशु, हमारे घर में पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये हमारे अपने हैं, जिन पर किसी और का अधिकार नहीं है, जिन पर किसी व्यक्ति का या उस परिवार का अधिकार होता है। तो वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था का नियंत्रण होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है।
वही नंबर 2 बात करें तो सामुदायिक संसाधन अर्थात वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होने की बजाय संपूर्ण समाज एवं समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधनों में शामिल किया जाता है। अर्थात यूं कहें कि वे संसाधन जिन पर पूरे समाज का या समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे खेल का मैदान, कोई पार्क, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, अभी तो पूरा समाज इनको इस्तेमाल में लेता है। या गांव के मध्य में उगा हुआ कोई पेड़, या गांव के आसपास कोई चरगाह की जमीन, ये वो जगह हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता, अपितु वहां से प्राप्त होने वाली वस्तुएं या उस क्षेत्र या उस संसाधन का उपयोग पूरा समाज या पूरा समुदाय करता है। ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। गांव का कुआं, गांव का तालाब, कोई नदी, कोई बांध जो उस एरिया में है, उसका अधिकार पूरे समाज का होता है। इसलिए ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो परिभाषा याद आएगी दोनों की। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जबकि वे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। वही नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर पूरे देश का अधिकार है, वे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात किसी एक व्यक्ति या समाज का अधिकार नहीं, अपितु पूरे देश का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे किसी देश में उगने वाले जंगल, किसी देश में बहने वाली कोई नदी, किसी देश की सड़कें, रेल परिवहन, ये वो हैं जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं, किसी एक समाज का अधिकार नहीं, अपितु देश का कोई भी नागरिक इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वही नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, विश्व के विभिन्न देशों का नियंत्रण होता है। ऐसे संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खुला अंतरिक्ष क्षेत्र, खुले महासागरीय क्षेत्र, ये वे संसाधन हैं जिन पर पूरा विश्व नियंत्रण कर सकता है, पूरा विश्व इस्तेमाल कर सकता है इनका।
जैसे अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं है, अंतरिक्ष में कोई भी देश अपने उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। खुले महासागरीय क्षेत्र जिन पर विश्व का कोई भी देश वहां से वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, तो वे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर विश्व के विविध देशों का या संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये अपने स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। न सिर्फ स्वामित्व के आधार पर अपितु विभिन्न आधारों पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया। इसी के साथ एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम संसाधनों से संबंधित, उसके बाद अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में होगी। संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज संसाधन सीमित मात्रा में और कुछ संसाधन तो ऐसे भी हैं जो समाप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। यदि इनका दोहन, इनका उपयोग इसी तरह भारी मात्रा में होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा एक बात कही गई थी कि हमारे पास पेट भरने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने को नहीं। आप सोचो, गांधी जी की ये लाइन अपने आप में कितना महत्व रखती है। गांधी जी कहा करते थे संसाधनों के लिए कि हमारे पास पेट भरने को बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने को नहीं। यानी मानव की लालची प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं। क्योंकि आज जिस तरह मानव अपनी लालची प्रवृत्तियों को पूरा करने में लगा हुआ है, आवश्यकताओं से अधिक इस्तेमाल कर रहा है, प्रकृति का दोहन नहीं अपितु प्रकृति का शोषण कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियां इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बहुत से संसाधन सिर्फ किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। वास्तविकता में वो कैसे दिखाई देते थे, आने वाली पीढ़ियां ये नहीं जान पाएंगी। सिर्फ कागजों में, किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में उनके फोटो, उनके अवशेष रहेंगे, जो ना सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए अपितु संपूर्ण भविष्य के लिए एक खतरनाक स्थिति जन्म लेगी। तो आवश्यक है सतत पोषणीय विकास की, सतत पोषणीय विकास अर्थात एक ऐसा विकास जो निरंतर पोषण प्रदान करे। सतत मतलब निरंतर, लगातार, पोषणीय मतलब पोषण देने वाला, और विकास अर्थात विकास, एक ऐसा विकास जो लगातार पोषण प्रदान करे, जो लगातार विकसित होता रहे, अर्थात एक ऐसा विकास जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। आज हम सतत पोषणीय विकास नहीं कर रहे, हम हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं उनके भविष्यों के प्रति कोई चिंता नहीं।
कई ऐसे उपयोग और आविष्कार हमने कर लिए जो वर्तमान के लिए जरूरी तो है, लेकिन उनसे निकलने वाले हानिकारक तत्व को हम अनदेखा कर रहे हैं। आज मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद आवश्यक हो गया है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना एक मुश्किल सा लगता है। पहले मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज चौथी मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है इंटरनेट और मोबाइल। आज प्रत्येक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है और बिना इसके व्यक्ति अधूरा सा महसूस करता है। लेकिन इन मोबाइल के टावरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रेडिएशन, हानिकारक किरणें मानव के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानव गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है। त्वचा रोग के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो जो हम विकास कर रहे हैं ये कोई सतत पोषणीय विकास नहीं है। वाहनों का निर्माण तो कर लिया, सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं और तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले हानिकारक तत्व, कार्बन, सल्फर जैसे हानिकारक तत्व वातावरण में पहुंचकर संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे पूरा जलवायु और मौसम चक्र परिवर्तित हो गया। तो आवश्यक है हमें सतत पोषणीय विकास को अपनाने की। क्या है इसकी परिभाषा? सुनिए। सतत पोषणीय विकास से आशय एक ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हमारी वर्तमान आवश्यकताएं इस प्रकार हम पूरी करें कि ना तो पर्यावरण को हानि पहुंचे और ना ही भविष्य की पीढ़ियों को कोई समस्या हो। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हम इस प्रकार पूरी करें कि ना तो भविष्य की पीढ़ियों को कोई समस्या हो और ना ही पर्यावरण इससे प्रदूषित हो। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधन से संबंधित हमने प्रकार और सतत पोषणीय विकास के बारे में जाना। कल आगामी वीडियो में हम संसाधन संरक्षण और उसके मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे। साथ ही इन समस्याओं के समाधानों पर भी चर्चा होगी। लेकिन